नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं लोकेश। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम राजस्थान में कला संस्कृति पढ़ रहे हैं और कल हमने दुर्गों का जो इंट्रोडक्शन था वो हमने पढ़ लिया था। आज हमारा जो काम था वो था जो दुर्ग होते हैं, हमें दुर्ग पढ़ने थे आज। तो आज हम दुर्ग पढ़ेंगे चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान यानी पूरे विश्व का इतनी मजबूती से बना हुआ दुर्ग है, बहुत ज़्यादा मजबूती से बना हुआ है। और ये इतनी ऊंचाई पे बना हुआ है कि बस पूछो ही मत। बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे बना हुआ है, ये मेसा के पठार पे बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ की आज हम बातें करेंगे। चित्तौड़गढ़ पढ़ेंगे आज। चित्तौड़गढ़ हम चित्तौड़गढ़ में सारी डिटेल पढ़ेंगे। चित्तौड़गढ़ में कितने साक्य हुए, इसमें कितने दरवाजे हैं, और इसमें साक्य के अंदर किसने जोहर किया, मतलब और कौन क्या हुआ, मतलब सब अध्ययन करेंगे इसके बारे में। और चित्तौड़गढ़ के बारे में पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले इसको किसने बनाया, फिर इसका आधुनिक निर्माता कौन है। हम इन सब के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे, तो बने रहिए आप हमारे साथ। जैसे कि ये आप मान लो कि मेसा का पठार है, ये दुर्ग इतनी ऊंचाई पे बना हुआ है बस। तो फिर इसमें ये मेसा का पठार है। मेसा का पठार कितनी ऊंचाई पे है, तो मेसा का पठार जो है 616 मीटर ऊंचाई पे बना हुआ है। फिर ये इसके ऊपर बना है ऊंचाई पे, और फिर ये दुर्ग बना हुआ है। इस दुर्ग में 7 दरवाजे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 दरवाजे हैं। पहला पानन पोल, दूसरा भैरव, तीसरा हनुमान पोल, चौथा गणेश, और पांचवा जोड़ला और जोड़ल पोल, और छठा लक्ष्मण पोल, और सातवां राम पोल। तो हम इन सभी दरवाजों का अध्ययन है जो बाद में करेंगे। अभी इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि इस दुर्ग का सबसे पहले चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने किया था। तो सबसे पहले चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण किया था वो था चित्रांग या चित्रांग। आरपीएससी बोर्ड ने बच्चों के मजे लेने के लिए ये पूछा था। तो इसमें अब जैसे ये तो अथवा में है, लेकिन आरपीएससी बोर्ड ने क्या किया, इसको ऊपर नीचे कर दिया, इसके ए ब। अब बच्चे कंफ्यूज हो गए। आरपीएससी बोर्ड ने मजे लिए थे, फिर बाद में कानून बना दिया कि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, या तो इनको अथवा में पूछो या फिर इनको ऊपर नीचे मत पूछो। बस ये पूछा गया था एक बार। तो अपन इसको लिखते हैं सही। सबसे पहले दुर्ग का निर्माण किसने किया, चित्रांग दिया चित्रांग मोदी ने। चित्रांग या सिद्धांत। फिर सबसे पहले दुर्ग का, फिर ऐसे पूछने दिया जाता है कि आधुनिक जो दुर्गों का आधुनिक निर्माता है वो कौन है। तो हमने इसके बारे में कल ही अध्ययन किया था कि दुर्गों का आधुनिक निर्माता महाराणा कुंभा है, जिसने मेवाड़ में 84 गिरी दुर्गों में से 32 दुर्ग महाराणा कुंभा ने करवाए थे। इसलिए महाराणा कुंभा को आधुनिक दुर्ग निर्माता भी कहते हैं। तो ये आगे लिखो आप। चित्तौड़ का आधुनिक निर्माता कौन है, महाराणा कुंभा। फिर चित्तौड़ के उपनाम भी हैं, जैसे चित्रकूट, सिरमौर, राजस्थान का गौरव और दक्षिण पूर्वी का द्वार। तो हम लिखे इसको उपनाम। चित्रकूट,
सिरमौर, राजस्थान का गौरव, और एक दक्षिणी पूर्वी का द्वार, दक्षिण पूर्वी का द्वार। अब चित्रकूट, सिरमौर, राजस्थान का गौरव, दक्षिण पूर्वी का द्वार। अब ये जो राजस्थान का गौरव है, इसको राजस्थान में क्या बोला जाता है? राजस्थान का गौरव, राजस्थान का गौरव राजस्थान में किसको बोला जाता है? तो बाजरे को, और एक और खेजड़ी को भी राजस्थान का गौरव बोला जाता है। खेजड़ी, उतारो आप इसको। अब जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग था उसके बारे में हम जानेंगे कि ये कितने मीटर लंबा था, कितना चौड़ा था, ये हम देखेंगे। जैसे आप मान लो कि ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, ठीक है। इसमें ये और ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग 8 किलोमीटर तो लंबा था ऐसे, ठीक है। फिर 2 किलोमीटर चौड़ा था ऐसे, ठीक है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट था। एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें खेती की जाती थी। और चित्तौड़गढ़, अगर आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकार कैसा था, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आकार था व्हेल मछली के समान था। और आज भी लोग ये कहते हैं कि चित्तौड़ में अभी भी 5000 जनता रहती है। और राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें खेती का, अभी इसमें खेती की जाती थी। और एग्जाम में ये भी पूछ लेता था बहुत बार कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे सबसे पहले आक्रमण किसने किया था। तो मैं बता दूं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में सबसे पहले आक्रमण अफगानिस्तान के सूबेदार मामू ने किया था। तो आप इसको उतारो, मैं आपको लिखा देता हूँ। स्टार लगा के लिखो, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। जैसा कि आप सभी को याद होगा कि कल मैंने आपको बताया था कि राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट चित्तौड़, और दूसरा राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट तो वो था सोनारगढ़ जैसलमेर, याद रखना उसको। तथा इस दुर्ग का आकार, इस दुर्ग का आकार व्हेल मछली, व्हेल मछली के जैसा था। तथा राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें खेती की जाती थी। जिसमें खेती की जाती थी। तथा आज भी लोग मानते हैं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 5000 जनता रहती है। तथा आज भी
चित्तौड़गढ़ में 5,000 जनता रहती है। तथा चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? तो लिखो इसके आगे, चित्तौड़ पर सबसे पहले आक्रमण, सबसे पहले अफगानिस्तान के अफगानिस्तान के मामू ने किया था। अब इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने क्या किया था कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया। अबुल फजल ने ये कहा था कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया। देखो इसमें अबुल फजल, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया। आप इसको उतारो। और अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि चित्तौड़गढ़ में कितने साके हुए थे। तो मैं आपको बता दूं कि चित्तौड़गढ़ में 3 साके हुए थे और सबसे ज़्यादा साके राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुए थे। चित्तौड़ दुर्ग बहुत ही मतलब इसमें आक्रमण होते रहते थे, दुश्मन इसको लगभग घेर के बैठे ही रहते थे। इतनी गंदी हालत हो गई थी चित्तौड़ की, फिर भी इसने हिम्मत नहीं आ रही इस दुर्ग के राजाओं ने। और इसमें 3 साके हुए थे। अब हम 3 साकों के बारे में जानेंगे कि साका कब हुआ था, किसके शासक में हुआ था, किसने आक्रमण किया, कौन इसमें जोहर किया, कितनी रानियों ने जोहर किया और कौन से वंश थे। हम सब डिटेल से इनकी अध्ययन करेंगे। आप इसको उतारो। उतार दिया होगा आपने। साका, साका सन किसके शासक कौन था और फिर किसने आक्रमण किया था। आक्रमणकारी। तो हम पहले साके की बात करते हैं। पहला साका कब हुआ था? जैसा कि आपको पता है कि पहला साका 1303 ईस्वी में हुआ था। 1303 ईस्वी में। इस समय शासक कौन था? तो पद्मिनी का पति रतन सिंह इस समय शासक था। ये लिख लो आप, पद्मिनी का पति रतन सिंह। पद्मिनी का पति रतन सिंह था। और आक्रमणकारी कौन था? AK-47, यानी जिसको हम अलाउद्दीन खिलजी बोलते हैं, लेकिन ये बहुत ही बहादुर था, मतलब चालाक खोपड़ी थी ये। AK यानी अलाउद्दीन खिलजी। और फिर दूसरे साके की बात करते हैं। दूसरे साके की और तीसरे साके की हम अपन एक साथ बात करेंगे, क्योंकि दूसरे साके में और तीसरे साके में आपको एकदम अच्छी डिटेल से समझा दूंगा और इसमें ट्रिक बता दूंगा ताकि आपको याद करने में आसानी से याद हो जाएगा। ये देखो, अभी
दूसरा शाखा और तीसरा। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जो ये दूसरा शाखा हुआ था ना और ये तीसरा, ये महाराणा कुंभा के दोनों पुत्रों के समय हुआ था। अब आपको एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे कि दोनों शाखाओं के समय महाराणा कुंभा के दोनों पुत्र कौन थे। तो महाराणा कुंभा के दोनों पुत्रों के नाम है, एक तो विक्रमादित्य, एक उदयसिंह। जब चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ तब विक्रमादित्य, और तीसरा शाखा हुआ, दूसरा शाखा हुआ तब विक्रमादित्य बच्चा था, बालक था, नाबालिग था, 16-17 साल की आयु में था। तो इसकी तरफ से नेतृत्व किसने किया था? उसकी माँ ने। किसने? कर्मावती ने। कर्मावती कौन थी? जो राणा की पत्नी थी। अभी आप इसको लिख दो। अभी ये देखो 13, 15 और ये भी 15। मैं आपको इस ट्रिक के साथ बता रहा हूँ, आप इसको देखिए एकदम। 15, 15, फिर इसमें लिखिए 3, 4, 5। ध्यान से देखिएगा। 15, 15, 13, 15, 15, 3, 4, 5। अब 6, 7 और 8। ये देखो 1534 से 1535, 1567 से 1568। अगर आपको इसकी फिक्स डेट पूछ लिया जाए तो 1568 में हुआ था, फरवरी 8 में हुआ था, 1568 में। फिर पहला शाखा 1534, ये दूसरा शाखा हो गया, फिर 67 में तीसरा हो गया। फिर शासक कौन था? दूसरे शासक का था विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। और तीसरे शाखे का शासक कौन था? उदयसिंह। अब आप पूछोगे कि उदयसिंह कौन था? तो उदयसिंह महाराणा प्रताप के पिता थे। इसमें लिख लो महाराणा प्रताप के पिता। अब अलाउद्दीन, इसमें क्या किया? बहादुर ने। और इसमें अकबर। ये देखो, आप इसको उतारो। अब आ जाए बात, ये था गुजरात का बादशाह। अब बात आती है कि जब 1534-35 ईस्वी में दूसरा शाखा हुआ, उस टाइम तो विक्रमादित्य नाबालिग था। तो इसकी तरफ से कौन लड़ी थी? इसकी माँ कौन थी? कर्मावती। कर्मावती थी, कर्मावती के पास थी, लेकिन इसकी तरफ से नेतृत्व किसने किया था? बाघ सिंह ने। और इनकी तरफ से फतेह ने, जयमल फतेह ने। ठीक है, अब इसको उतारो आप। फिर आपको पूछ लिया जाता है कि जो पहला शाखा हो उसमें कितनी रानियों ने जोहर किया था, और कौन सी रानी के साथ, मतलब किस कौन। अब जैसे पहले शाखे में किस रानी ने जोहर किया, दूसरे शाखे में किस रानी ने जोहर किया, तीसरे शाखे में किस रानी ने जोहर किया। तो मैं बता दूं कि पहले जो शाखा हुआ था उसमें तो रतन सिंह की पत्नी थी पद्मिनी। तो पद्मिनी ने जोहर किया कितनी रानियों के साथ? 1600 रानियों के साथ। इसमें मैं आपको कहाँ बताऊँ, ये यहाँ लिख दो जोहर। पहले शाखे में तो पद्मिनी ने किया, यहाँ लिखा हूँ मैं, पद्मिनी कितनी रानियों के साथ? 1600 के साथ। फिर दूसरे शाखे में और तीसरा शाखा, दूसरे शाखे में कर्मावती ने,
और तीसरे में फत्ता सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर ने कर्मावती के साथ कितनी रानियों और दासियों ने जौहर किया था? तो बस ये देखो, 13,000। और फूल कंवर के साथ 700। अब पहले साखे में पद्मिनी, दूसरे में कर्मावती, तीसरे में फूल कंवर। 1600 रानियों ने जौहर किया, 13,000 रानियों ने जौहर किया और 700 ने जौहर किया। ठीक है। अब आपको पूछ लिया जाता है कि ये जो रतन सिंह है ये कौन से वंश था, कौन से वंश से था, और जो विक्रमादित्य है और उदय सिंह ये कौन से वंश थे, कौन से वंश से थे? तो रतन सिंह तो गुहिल वंश से था, और विक्रमादित्य सिसोदिया वंश से, और उदय सिंह भी सिसोदिया वंश थे। तो लिखो आप इसको उतारो पहले। अब आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि ये जो विक्रमादित्य था ये कौन था? तो मैं आपको बता दूं कि जो विक्रमादित्य था ये मीरा का देवर था, जिसने बाघ सिंह का, जिसने बनवीर की हत्या की थी। इसमें आप लिख लो, यहाँ लिखो, मीरा का देवर जिसने बनवीर की हत्या की थी। ठीक है। फिर ये गुहिल वंश से था और ये सिसोदिया वंश से, सिसोदिया वंश से, और ये भी सिसोदिया वंश से। अब यहाँ देखो, आप जो दूसरा और तीसरा साका हुआ था उस टाइम महाराणा कुंभा के दोनों पुत्रों के समय हुआ था, वो ये थे, विक्रमादित्य और उदय सिंह। लिखो, ये दोनों साके महाराणा कुंभा के दोनों पुत्रों। अब दोनों पुत्र कौन थे? विक्रमादित्य और उदय सिंह। उदय सिंह के समय हुआ। ये अपने साके पढ़ लिया मैंने। अब मैं एक बार आपको वापस बोल के बता दूं साके के बारे में। पहला साका कब हुआ? 1303 ईस्वी में। शासक कौन था? पद्मिनी का पति रतन सिंह। और आक्रमणकारी किसने किया? AK-47 अलाउद्दीन खिलजी ने। दूसरा साका कब हुआ? 1534-35 में। ये ट्रिक है 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है। अगर आपको इसकी फिक्स डेट पूछ लिया जाए तो ये फरवरी में हुआ था, फरवरी 8। ठीक है। और फिर विक्रमादित्य और उदय सिंह। और फिर दूसरे साके में आक्रमणकारी गुजरात का शासक बहादुर शाह था, और तीसरे में अकबर था। फिर पहले साके में 1600 रानियों ने जौहर किया, दूसरे में 13,000 रानियों ने जौहर किया, तीसरे में 700 रानियों ने जौहर किया। पहले में पद्मिनी ने जौहर किया, दूसरे में रानी कर्मावती ने जौहर किया, और तीसरे में फत्ता सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर ने जौहर किया। अभी आप इसको उतारो, आगे चलते हैं हम। अब हम दुर्ग के जो अंदर क्या क्या था, कौन से मंदिर थे, कौन सी इमारतें बनी हुई थी, अब हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अभी आप इसको उतारो।
ये दोनों शाकों के समय महाराणा कुंभा के दोनों पुत्र विक्रमादित्य उदयसिंह के समय हुआ था। ये दोनों शाखें महाराणा कुंभा के दोनों पुत्रों के समय हुआ था। अभी अपन ध्रुव के अंदर घुसेंगे। ध्रुव के अंदर पहला था तुलजा भवानी का मंदिर। तुलजा भवानी का मंदिर किसने बनवाया? ये बनवीर ने बनाया था। अब बनवीर कौन था? जिसने विक्रमादित्य ने बनवीर की हत्या की थी। तो आप इसको लिखो, पहला तुलजा भवानी मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर। बनवीर ने बनवाया था। तुलजा भवानी का मंदिर बनवीर ने बनाया था और इसकी हत्या विक्रमादित्य ने की थी। फिर आता है एक श्रृंगार चौरी। श्रृंगार चौरी क्या था कि महाराणा कुंभा की पुत्री रमा देवी, रमाबाई और वागेश्वरी जो बहुत ही अच्छी थी, और उसकी जो विवाह की जो श्रृंगार चौरी थी वो लगी हुई है। फिर आता है श्रृंगार चौरी। श्रृंगार चौरी अगर हम इसकी बात करें तो वर्तमान में यह जैन मंदिर में है। वर्तमान में यह जैन मंदिर में है। महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई या वागेश्वरी, ठीक है। रमाबाई या वागेश्वरी की विवाह की शुरुआत जो ये श्रृंगार चौरी है। रमाबाई के विवाह की श्रृंगार चौरी। अब उसको दोहराओ आप। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसको दोहराओ। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे मीरा मंदिर की। अब एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर मीरा मंदिर किसने बनवाया था? तो मीरा मंदिर कुंभा ने बनवाया था। आप इसे बता दो दीजिए। मीरा मंदिर कुंभा ने बनवाया था, लेकिन कुंभा की मृत्यु 1468 में हो गई थी और मीरा की जो जन्म हुआ था वो 1498 में हुआ था। अब कुंभा ने तो कुंभ श्याम मंदिर बनवाया था, लेकिन मीरा ने क्या किया? मीरा उस कुंभ श्याम मंदिर के अंदर पूजा करती थी, इसलिए वह मीरा मंदिर कहलाने लगा। अब टोड ने अपने इतिहास में लिख रखा है कि मीरा थी वो कुंभा की पत्नी थी, लेकिन ये कभी अब असंभव है, क्योंकि 1433 में कुंभा का राजतिलक हुआ था। 1468 में इसकी मृत्यु हो गई और 1498 में मीरा का जन्म है। तो अब आप बताओ कि ये 1468 में तो इसकी मृत्यु हो गई और 1498 में इसका जन्म हुआ है। लगभग 30 साल बाद इसका जन्म हुआ है, तो ये पति पत्नी कैसे हो सकते हैं? ये गलत है। अब टोड को किसी ने बता दिया होगा कि मीरा मंदिर कुंभा ने बनवाया था, तो ये तो है, लेकिन कुंभा ने
कुमश्याम मंदिर बनाया था और मीरा उसके अंदर पूजा करती थी, इसलिए मीरा मंदिर कहलाने लगा। अब आप उसको करो, लिखते हैं अपन इसको। मीरा मंदिर, मीरा के मंदिर का निर्माण कुंभा ने करवाया। कुंभा को दुर्गों का आधुनिक निर्माता भी कहा जाता है और कुंभा ने कुमश्याम मंदिर का निर्माण करवाया, लेकिन मीरा इसमें हमेशा पूजा करती थी, इसलिए कुमश्याम मंदिर मीरा मंदिर कहलाने लगा। कहलाने लगा। अब लिखो आगे। कुंभा की मृत्यु 1468 ईस्वी में हुई तथा मीरा का जन्म 1498 ईस्वी में हुआ। अब टोड के अनुसार कुंभा मीरा का पति था। टोड के इतिहास के अनुसार लेकिन आपको एग्जाम में इससे भी पूछ लिया जाता है कि जो ये मीरा है ये कुंभा की तो पत्नी नहीं है, हमें पता है, दिख रहा है, क्योंकि जिसका जन्म 1498 में हुआ और मृत्यु 1468 में होगी तो वो तो हो नहीं सका। तो फिर मीरा का पति है कौन? तो मीरा का पति भोजराज है। मीरा का पति भोजराज है। अभी आप इसको उतारो। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि दुर्ग के अंदर एक बाण माता का भी मंदिर था। अब बाण माता कौन थी? बाण माता थी सिसोदिया वंश की कुल देवी और सिसोदिया वंश के आराध्य देव एकलिंग जी थे। तो इसको भी लिखो आप। बाण माता
बाण माता, सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी, और इनके आराध्य देव एकलिंग जी थे। उतारो आप इसको। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे अन्नपूर्णा माता की, तब तक आप इसको उतारो। उतार लिया होगा आपने इसको। अन्नपूर्णा माता का निर्माण किसने करवाया था? ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर अन्नपूर्णा माता का मंदिर बना हुआ था। इस माता के मंदिर का निर्माण हमीर देव ने करवाया था। हमीर देव कौन था? हमीर देव वही था जिसने सिसोदिया वंश की नींव रखी थी। किसने रखी थी? हमीर ने रखी थी। और हमीर किसका पोता था और किसका पुत्र था? तो हमीर सिसोदा ठिकाने के लक्ष्मण सिंह का पोता था और अरि सिंह का पुत्र था। और ये वही है जिसने मेवाड़ पर वापस अधिकार किया था। और हमीर को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है, लेकिन भामाशाह को भी मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। अब हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है क्योंकि उसने मेवाड़ पर वापस अधिकार करके आक्रमण के अधिकार कर लिया था। और ये सिसोदा ठिकाने लक्ष्मण सिंह का पोता था और अरि सिंह का पुत्र था। अब भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक क्यों कहा जाता है? अब मैं बता दूं, अभी एग्जाम में पूछा जाता है कि मेवाड़ चित्तौड़ के उद्धारक किसको कहते हैं, लेकिन जो चित्तौड़ का उद्धारक था वो भामाशाह था, क्योंकि भामाशाह ने हल्दी घाटी युद्ध में पराजित हुए महाराणा प्रताप को अपनी निजी संपत्ति में से इतना धन दिया कि वे 25,000 सैनिकों को 12 वर्ष तक बिना कुछ कमाए खिलाए आराम से 25,000 सैनिकों को 12 वर्ष तक खिला सके, निर्वासित खिला सके। तो अभी आप इसको लिखो, अन्नपूर्णा माता को। अन्नपूर्णा माता का मंदिर का निर्माण किसने कराया? हमीर ने कराया। हमीर ने इसका निर्माण करवाया तथा हमीर ने ही सिसोदा राजवंश की नींव रखी तथा यह सिसोदा ठिकाने लक्ष्मण सिंह का पोता था। तथा अरि सिंह का पुत्र था। तथा अरि सिंह का पुत्र था। इसने मेवाड़ पर वापस अधिकार कर लिया था।
इसने चित्तौड़ पे वापिस अधिकार कर लिया। तथा इसको मेवाड़ का उतारक भी कहा जाता है, चित्तौड़ का। तथा इसको चित्तौड़ का लेकिन चित्तौड़ का उदारक भामाशाह को भी कहा जाता है, तो हम भामाशाह के बारे में भी लिख लेते हैं। भामाशाह, इन्होंने हल्दी घाटी पराजित हुए महाराणा प्रताप को महाराणा प्रताप को अपनी निजी संपत्ति में से इतना धन दिया कि प्रताप की 25,000 सेना बारह वर्षों तक निर्वासित खा सके। 25,000 सेना वर्षों तक निर्वासित खा सके। अब आप खुद सोच के देखो कि 25,000 सेना कितनी होती है। भामाशाह ने प्रताप को कितना धन दिया होगा कि 25,000 सेना 12 वर्षों तक मजे से खा सके। तो इसलिए भामाशाह को मेवाड़ का उदारक कहा जाता है। अभी आप इसको उतारो। फिर हम जो चित्तौड़ के अंदर 2 इमारत थी, कौन सी? विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ। जो विजय स्तंभ है वो राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह भी है। तो हम उनके बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे और बने रहिए। आज हमारी क्लास लंबी चलने वाली है, बस आप इनको एकदम डीपली पढ़ लो बस। मैं विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ को एक साथ करवा दूंगा, आप बस इनको उतारो, मैं ट्रिक के साथ करवा दूंगा। अब ये देखो, ये है विजय स्तंभ। ठीक है, इसमें 9 मंजिला इमारत थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, फिर आता है कीर्ति स्तंभ। 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 मंजिला थी। अब बात करते हैं कि बहुत सारी किताबों में ऐसे बताया जाता है कि विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। कीर्ति स्तंभ
लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ये तो विजय के उपलक्ष्य में बनाई गई है और ये जैन ग्रंथों से संबंधित है। इसका तो कुछ अता पता ही नहीं है। अब अगर बात करते हैं तो ये कितने फीट ऊंची है, तो ये 120 से 122 फीट ऊंची है और ये 75 फीट ऊंची है। इसकी एक ट्रिक है, जैसे अपन इसको लिखते हैं, देखो ये 7 फुट ऊंची है और 5.75 हो गई, ठीक है। अब इसकी 9 मंजिलें। अब इसमें कितना खर्चा लगा और कौन सी विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया महाराणा कुंभा ने, तो मैं आपको बता दूं कि महाराणा कुंभा ने मालवा, जिसको हम सारंगपुर का युद्ध भी बोलते हैं, के उपलक्ष्य में करवाया था। तो सारंगपुर के युद्ध में किसको पराजित किया था, तो मालवा के शासक महमूद खिलजी को पराजित किया था। कब किया था, 1537 में किया था। और फिर 1540 में इसका निर्माण शुरू करवा दिया और 1548 तक इसका निर्माण चलता रहा। देखो और फिर आपको पूछ लिया जाता है कि इस पे कितना खर्चा लगा था, तो इस पे 90 लाख लगा था और इस पे पता ही नहीं है। और ऐसे भी बात करते हैं कि जैसे ये 12वीं शताब्दी से पहले 200 वर्ष पहले बनी थी और इसमें इसको विजय स्तंभ का दूसरा नाम विष्णु ध्वज भी है, क्योंकि जो महाराणा कुंभा थे वो विष्णु जी के बड़े फैन थे। हर मंजिल पे आपको विष्णु की मूर्ति मिल जाएगी, लेकिन 8वीं मंजिल में कोई मूर्ति नहीं है और इसकी तीसरी मंजिल पे 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। तो अब आपको ऐसे पूछ लिया जाता है कि 9 बार अल्लाह कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो वो अरबी भाषा में लिखा हुआ है। और फिर ये जो है कीर्ति स्तंभ, ये है जीजा द्वारा करवाई गई। अब आप ऐसे सोचते होंगे जीजा कोई था नहीं, जीजा उनका नाम था, जीजा ने करवाया था। तो अब हम इसको सही तरीके से लैंग्वेज में लिख लेते हैं। विजय स्तंभ यह 9 मंजिला ऊंचा है। इसमें 90 लाख रुपए का खर्चा आया था। इसकी 8वीं मंजिल पे कोई मूर्ति नहीं लगी हुई है। तीसरी मंजिल पे इस पे 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। और कौन सी विजय को उपलक्ष्य में करवाया गया था, तो महाराणा कुंभा ने इसको महाराणा कुंभा ने मालवा के युद्ध में, जिसको हम सारंगपुर भी बोलते हैं, मालवा के शासक महमूद खिलजी को पराजित किया। कब किया, 1437 ईस्वी में किया था। और इसका निर्माण कब शुरू करवाया था, 1440 ईस्वी में। और कब जाके ये बनी थी, 1440 से 1448 ईस्वी के मध्य। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखते हैं। ये है 9 मंजिला, यह 9 मंजिला इमारत है। इसकी 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है।
पर 90 लाख खर्चा लगा। इस पर 90 लाख रुपए खर्चा लगा। इसका दूसरा नाम विष्णु ध्वज है। इस विजय स्तंभ में हिंदू देवताओं की सभी प्रकारों की मूर्तियां आपको मिल जाएगी देखने को, क्योंकि जो महाराणा कुंभा थे, मेवाड़ के जो राजा होते थे वो एकलिंग जी के फैन थे, लेकिन महाराणा कुंभा विष्णु जी के थे। तो इसमें इस इमारत में हिंदू देवी देवताओं की सभी की मूर्ति देखने को मिलती है। अब बात आती है कि राजस्थान में पहली इमारत है जिस पर 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। तो अब एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि विजय स्तंभ पर डाक टिकट जारी कब हुआ था। तो 15 अगस्त 1949 को डाक टिकट जारी हुआ था। तो ये भी लिख लेते हैं हम। राजस्थान की पहली इमारत जिस पर 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। कब हुआ? 15 अगस्त 1949। अभी आप इसको उतारो जल्दी से। एक ही और लिखो। यह इमारत 120 से 122 फीट ऊंची है। उतारो इसको। अब अपन बात करते हैं कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ, इसका निर्माण जैन व्यापारी जीजा ने करवाया था। यह 75 फीट ऊंची थी। ये 75 फुट ऊंची थी। लिखो इसको आप। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन। इसको उतारो आप। अब एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि ये जो कीर्ति स्तंभ था ये कौन से
तीर्थक को समर्पित था। तो यह प्रथम जैन तीर्थक को समर्पित था। तो प्रथम जैन तीर्थक समर्पित था तो किसको था? तो आदिनाथ। आदिनाथ को हम क्या बोलते हैं? ऋषभ देव भी बोलते हैं। देखो ये है प्रथम जैन तीर्थकर को समर्पित है। ठीक है। और कौन? आदिनाथ, जिसको हम ऋषभ देव भी बोलते हैं। तथा ये जैन धर्म से संबंधित थी। सात मंजिला थी, इसको उतारो आप। फिर हम एक और बात करते हैं, जैसे चित्तौड़गढ़ में एक कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति थी। तो प्रशस्ति का जो वास्तुकार थे वो कौन थे? जेता, नापा, पामा, पुंजा थे। और उसको जो विजय स्तंभ था उसको 9वीं मंजिल पर उन्होंने अंकित किया था। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसको उतारो आप। इसको विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर अत्रि व महेश ने रखी थी। वास्तुकार देखो आप इसको, वास्तुकार पूंजा। अब एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है कि एक बार एग्जाम में पूछा था कि कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति के अत्रि व महेश का ऑप्शन न देके क्या ऑप्शन देगा? आप सोच के बताओ। कि एक बार सोचो कि 9वीं मंजिल पर किसी ने बनवाई थी और ऑप्शन अत्रि व महेश ना दे तो आप क्या करोगे? तो इसका भी एक ऑप्शन आता है कि अत्रि और महेश को मिलाकर एक अभी कवि बनता है, तो वो ऑप्शन आता है। अगर वो ऑप्शन आ जाए तो वो सही है, ये दो आ जाए तो ये सही है। इसको लिखो आप, इसे शॉर्टकट है लिखो, अभी कवि। और एक मैं विजय स्तंभ में लाइन भूल गया था कि विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस को तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को का प्रतीक चिन्ह है। मैं वो बता दूं आपको, लिखना है यहाँ पे। राजस्थान पुलिस व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रतीक चिन्ह है। फिर विजय स्तंभ पर कुछ इतिहासकारों ने टिप्पणी भी की थी, जैसे टोड और बहुत सारे थे। तो लिखो आप, टोड
टोड ने तो कहा था कि ये कुतुब मीनार जो इमारत है उससे भी श्रेष्ठ है। तो हम लिखते हैं, आप इसको उतारो। और एक फर्ग्यूसन था, फर्ग्यूसन ने इसको रोम की टार्जन की इमारत के बराबर बताया है। तो अभी लिखते हैं इसको, जैसे टोड टोड ने कुतुब मीनार से श्रेष्ठ, और फर्ग्यूसन फर्ग्यूसन इसने रोम की टार्जन के जैसा बताया है। तो ये देखो, हमने विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के बारे में इसको पढ़ लिया है। अभी आप इसको उतारो। अब अपन के बचे हैं सिर्फ 7 द्वार, अब वही बचे हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अब इसको उतारो आप। ये राजस्थान पुलिस व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है। कुतुब मीनार से श्रेष्ठ बताया है, इसने रोम के टार्जन के जैसा बताया है। सात दरवाजे कौन से हैं? पांडन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल और जोहड़ पोल और लक्ष्मण पोल और राम पोल। लिखते हैं। पहला है पांडन पोल, भैरव पोल। जो पांडन पोल है ना, चलो इस पे लिख दे 3 नंबर। हनुमान पोल 4 नंबर, गणेश पोल 5 नंबर, जोगड़ पोल 6 नंबर, लक्ष्मण पोल और 7 नंबर राम पोल। ये देखो, पांडल पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल और जोगड़ पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल। ये जो पांडल पोल था, इसमें जिस विक्रमादित्य तो उस टाइम बच्चा था, उसके जगह के कौन लड़ा था? बाघ से लड़ा था। उसकी वो इमारत बनी हुई है, दूसरे साके में वो शहीद हुए थे। मूर्ति दूसरे साके में शहीद। ठीक है। और इसमें क्या बना हुआ है? इसमें कल्ला और जयमल की छतरी बनी हुई है। कल्ला और जयमल की छतरी। ये तीसरे साके में शहीद हुए थे। फिर आता है रामपुर, इनमें कुछ नहीं था। फिर आता है रामपुर। रामपुर में फत्ता सिसोदिया की छतरी बनी हुई है।
पत्ता सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर, इसमें तीसरे साके में जोहर हुई थी। ये तीसरे साके में शहीद। पत्ता सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर ने मतलब वो हुई थी, जोहर किया था, 700 रानियों के साथ जोहर किया था। तो आज ही हमने ये पढ़ा चित्तौड़गढ़ के बारे में, कौन से किसने निर्माण करवाया, आधुनिक निर्माता कौन है, कितने साक्य हुए, कितने इसमें इसके अंदर मंदिर है, कितने इमारत है, कितने इसमें दरवाजे हैं। तो आज हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का एकदम अच्छे से अध्ययन कर लिया डीपली से, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा राजस्थान पुलिस में। तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी हो। अगर हमारे मेरे से बोलने में कोई गलती हुई तो माफ़ करना, क्योंकि पहली दूसरी वीडियो तो दिक्कत होती है। तो बस, जय हिंद जय भारत।